A very warm welcome to the next episode of the राज पॉडकास्ट। आज हमारे साथ श्री इंदर जैन जी है जो APPL इंडस्ट्रीज के फाउंडर है। We'll have a really insightful conversation today knowing his whole journey of over 25 years of entrepreneurship, building a whole company from scratch to a huge empire of thousands of crores turnover till date. So very excited to know the whole journey, the failures, the success, how to convert your failures into success, and what have been your key learnings for this. So really looking forward to the conversation today. So I started my career in Delhi. पहले मैंने जॉब किया, जॉब के बाद में फिर मैंने जॉब छोड़ करके और मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। तो बिजनेस वाज एक्चुअली ट्रेडिंग बिजनेस फॉर प्लास्टिक एंड द पॉलीमर्स। सो बाद में मुझे उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं था कि वो एक ट्रेडिंग में जो आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए, जो आपको एक ब्रांड चाहिए या जो आपको वैल्यू चाहिए वो नहीं मिल रही थी। प्रॉफिट था उसमें लेकिन इतना कुछ एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। सो एक मुझे उस टाइम था कि कोई इंडस्ट्री लगाई जाए। सो उस ज़माने में बहुत टफ टाइम था जहाँ पे 24% का इंटरेस्ट था और 200% ड्यूटी थी कि कोई अगर मशीन या रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते थे तो, लेकिन एक था कि भाई कुछ करना है। सो मैंने 1990 में फर्स्ट मशीन इंपोर्ट की जो जापान से मैंने इंपोर्ट की थी और वहाँ से मेरा मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। ओके और अंकल जब आप जॉब से बिजनेस में शिफ्ट हुए तब का वो एक टाइम वेयर यू नो यू आर टेकिंग सम रिस्क, आप एक सिक्योरिटी को गिव अप कर रहे हो और एक रिस्क में मूव हो रहे हो। व्हाट वाज योर माइंड फ्रेम इन दैट टाइम? सो मैं जब दिल्ली में जॉब करता था तो मेरी जॉब कुछ 500 रुपये के मुझे मिलते थे महीने के, और फिर मेरी शादी हो गई तो उसमें टाइम मेरा खर्चा था वो 3000 रुपये का हो गया। तो 500 मेरा काम नहीं चल रहा था। मैंने अपने सेठ को बताया कि आप मेरे को 3000 रुपये दो कम से कम। तो उन्होंने बताया कि नहीं 500 से 1000 हो सकते, 3000 नहीं हो सकते। मैंने फिर उनको बताया कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं जॉब नहीं करना चाहता और मुझे अपना काम करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं निकल चुका था वहाँ से छोड़ के। लेकिन उस टाइम मेरे पास 30,000 का कर्जा था मेरे ऊपर, क्योंकि मेरी शादी हुई थी, मैंने पैसा उठाया था। तो 30,000 रुपये मैंने उनको बताया कि मैं आपको कमा के दे दूँगा, थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए होगा। उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर अपना बिजनेस शुरू किया। एक ही टारगेट था कि 3,000 रुपये कमाने, ताकि वाइफ मेरे साथ रहे, वो आइडिया था। और 3,000 रुपये कमा लेता था मैं, लेकिन पैसे थे नहीं। खाली 2,000 रुपये थे मेरे पास जो कि हमें उस शादी के टाइम में मिले थे। तो वो 2,000 से मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया था। फिर सब चीज़ें ठीक होती गई और 3,000 से 5,000, 5,000 से 10,000 कमाता गया। खर्चे कुछ ज़्यादा थे नहीं उस टाइम में, तो वो एक था। लेकिन एक स्टोरी ऐसी भी थी कि जब मैं 5,000 रुपये कमा रहा था महीने के, तो उस टाइम में शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गया था मैं हनीमून वगैरह के लिए। तो मुझे एक दोस्त आया मेरा, वो शादी करके, वो कहता चलो हनीमून चलते। तो हम लोग कश्मीर चले गए। तो वहाँ हमने 5,000 रुपये खर्चा किया था। तो जिनके वो पैसे मेरे पास बाकी थे, मेरे सेठ जो थे, उनको पता चला कि मैं कश्मीर गया हूँ। हाँ। तो उन्होंने मेरे भाई को बुलाया कि भाई वो भाई साहब कहाँ हैं। तो उसने बताया कि वो कश्मीर गए हैं। तो पूछा कि आपने कर्जा वर्जा सब दे दिया लोगों का जो कश्मीर घूमने गए हैं। तो फिर मैं शाम को जब आया कश्मीर से वापस, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई थी। तो मैंने उस दिन फिर 30,000 रुपये इकट्ठे किए और शाम को चला गया उनके पास कि मुझे आपकी ट्रेनिंग थी, मुझे नहीं जाना चाहिए था घूमने के लिए, लेकिन मैं चला गया और ये 30,000 रुपये आपके मुझे वापस करने हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, मैं तो जस्ट बोल रहा था कि भैया खर्चा करोगे तो कैसे करोगे। तो मैंने उनको 30,000 वापस किए, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ले लो। पर इट वाज लर्निंग कि पैसे की इम्पोर्टेंस क्या है, पैसे कब खर्चने चाहिए, किस बिज़नेस में खर्चने चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छी लर्निंग रही। स्ट्रगल था लाइफ के अंदर में, वाइफ का सपोर्ट था, तो इन सब चीज़ों से फिर वो चीज़ें चलती गई। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। आज तो चलो बहुत बड़ा एम्पायर सेट है, टेंशन ज़्यादा ऑफ कोर्स होती है पर एक अलग टाइप की होती है। बट शुरुआती दिनों में जब यू वर येट स्टार्टिंग, तभी के दिनों में कोई ऐसा फेलियर अगर अंकल आपको आया हो कि आपको लगा हो कि शिट कहाँ यहाँ आ गए, जॉब ही अच्छा था, और फिर उनमें आपने कैसे उसको डील करके आप उसमें से एक फेलियर था। पहले हमने जब इसको स्टार्ट किया मशीन, तो वो मशीन इतनी सक्सेसफुल नहीं थी और वो प्रोडक्ट भी इस्टेब्लिश नहीं था। फिर हमने उसको बंद कर दिया था कुछ टाइम के लिए। फिर हमने फिर ट्रेडिंग शुरू, क्योंकि ट्रेडिंग तो हमारी चल ही रही थी ऑलरेडी। ट्रेडिंग में मेरे 2 भाई थे जो संभाल रहे थे ट्रेडिंग को। तो मैंने फिर वापस ट्रेडिंग की तरफ ध्यान देना शुरू किया। लेकिन सडनली कोई एक ऐसा ऑर्डर आ गया जो हमने उस मशीन पर प्रोसेस किया और वो मशीन चल पड़ी। सो बिज़नेस वहाँ से स्टार्ट हो गया था। फिर इसके बाद में आज हमारे पास करीबन 50 मशीन है एक की जगह पे, और हम 6 प्लांट हैं हमारे इंडिया के अंदर में, जहाँ पे हम इंडिया के लार्जेस्ट हैं। हमारी कैपेसिटी करीबन 2 लाख टन की है जो पर एनम। सो 2 लाख टन की हमारी कैपेसिटी, और हम हमसे कोई कम्पीट नहीं कर पा रहा आज की डेट में। चाइनीज़ या कोरियन अगर वो आता है तो उसको 1 प्लांट लगाना है इंडिया में, हमारे पास ऑलरेडी 6 प्लांट हैं। सो ये हमारी एक स्ट्रेंथ है
तो सबसे बड़ी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारा। तो सर आज आप जो कह रहे हैं कि आप इंडिया में बेस्ट है करेंटली इन दिस, इंडिया के लार्जेस्ट है। इंडिया के लार्जेस्ट है। सो आपने किस तरह कंपटीशन को कट करके आप इंडिया के लार्जेस्ट पे पहुंचे हो सर? एक तो इसमें टाइम लगता है, जैसे मैंने आपको बताया हमारी ये 30 साल की जर्नी है, वैसे 25 ईयर्स नहीं 30 ईयर्स से। सो इसमें पेशेंस चाहिए होता है और प्रॉफिट आने में टाइम लगता है। और आपको हमेशा इंडस्ट्री में एक खास बात ये है कि आपको हमेशा आगे जाना है। आप ये सोचें मैंने एक फैक्ट्री लगा ली तो मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं है। तो फिर आपको रिवर्स केयर लगता है। इससे अच्छा है कि आपको ज़्यादा डेवलप करना है। जैसे कि हमने पहले दिल्ली से स्टार्ट किया, लेकिन आज हमारे 6 यूनिट हैं जो चेन्नई में है, मानेसर में है, वो पूना में 3 हमारे यूनिट हैं, जैसे दहेज गुजरात में है। सो ये जर्नी हमेशा रहती है कि आपको आगे जाना है, तभी जाकर के इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकते हैं। और स्किल के बगैर काम नहीं हो सकता। छोटे स्किल पे अगर कोई भी काम आप करते हैं तो वो सक्सेस नहीं होता इतना, जितना कि आपको स्किल पे काम करना है, ताकि आपकी बाइंग वगैरह भी काफ़ी ईजी हो जाती है। राइट। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको बेस्ट बनना है और लार्जेस्ट बनना है। आपने बोला सर कि आपके 6 प्लांट्स हैं अभी, पुणे में है, चेन्नई में है, दिल्ली में है, अक्रॉस इंडिया अलग अलग पार्ट्स में है। तो सर हर स्टेट के अपने रूल्स होते हैं, हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट्स, हाँ कल्चर अलग कल्चर है। अलग इनफैक्ट है। जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनके कल्चर डिफरेंट है। सो उनको मतलब बैलेंस करना पड़ता है, वो हमारा काम है बेसिकली। करेक्ट। सो सर हर स्टेट में एक फैक्ट्री सेटअप करना कितना इजी या डिफिकल्ट है आपके हिसाब से? इज इट डिफरेंट, लाइक गुजरात में सेटिंग अप इज इजियर देन इन चेन्नई, और इज इट नॉट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें अगर प्रोफेशनल वे में आप कर रहे हैं तो टाइम तो लगता है, लेकिन ईजी है। कोई ऐसी गवर्नमेंट सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू? गवर्नमेंट सपोर्ट आपको कोई ऐसा सपोर्ट गवर्नमेंट से चाहिए नहीं होता है। आजकल वो सब्सिडी वाला वो तो ज़माना है नहीं। क्लियरेंसेस, वो सब मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइट डायरेक्शन में। क्योंकि हमारा ये जो है यहाँ पे कोई डिस्चार्ज नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, तो हम लोग ग्रीन कैटेगरी में हैं। सो हम लोग रिसाइकलिंग नहीं कर रहे बेसिकली। ये एक सारा वर्जिन का बिजनेस है, जहाँ पे कहीं पर भी कोई पॉल्यूशन हम क्रिएट नहीं कर रहे, या कोई डिस्चार्ज नहीं कर रहे, मतलब वाटर का कोई ऐसा पॉल्यूशन वगैरह नहीं है उसमें। ओके। सर एक बात बताइए, आपका ज़्यादा पॉलीमर्स में है पूरा बिजनेस अभी, प्लास्टिक का मेन इन्वॉल्वमेंट रहता है इस बिजनेस में? वो पॉलीमर हमारा जो है वो है ऑटोमोटिव के लिए। ओके। हम ये प्लास्टिक की थैलियाँ और वो सब बिज़नेस हमारा नहीं है। और प्लास्टिक को इतना बदनाम किया गया, प्लास्टिक क्योंकि रिसाइकलेबल है, लेकिन हमें सही तरीके से रिसाइकलिंग नहीं आती है। हमारा एक कलेक्शन पॉइंट ठीक नहीं है। तो सो आर यू ट्राइंग टू से कि सारे प्लास्टिक्स रिसाइकलेबल है सर? मोस्टली, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस गेज का मेटेरियल बना रहे हैं। जैसे कि प्लास्टिक की थैली को अगर आप देखेंगे तो उसका गेज अगर पतला है तो वो रिसाइकलेबल नहीं है। लेकिन कोई भी आपको पानी की बोतल या दूध की थैली रोड पे नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वो रिसाइकलेबल है, उसका गेज अच्छा है, मोटा गेज है, तो वो आपको यूज़ में आ जाती है। लेकिन जहाँ पे आपका गेज थीन है वहाँ पे वो रिसाइकलेबल नहीं होती। इसलिए गवर्नमेंट को गेज डिफाइन करना चाहिए ताकि वो रिसाइकल अच्छी तरह से हो सके। आप अगर गवर्नमेंट में होते तो आप क्या एक चेंज देखना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? दुनिया में अगर देखें तो आप प्लास्टिक कंजप्शन हमारे इंडिया का बहुत कम है, पर कैपिटा कंजप्शन हमारा बहुत कम है। अगर कंपेयर टू आप अगर जर्मनी या कहीं और देखें, सो उनकी रिसाइकलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी रिसाइकलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी आने वाले टाइम में ऑर्गेनाइज हो रहा है, क्योंकि अभी ये मैंडेटरी हो गया हर एक के लिए। जैसे रिलायंस अगर यहाँ पे 5,000 टन अगर मेटेरियल सप्लाई करता है रोज़ का, तो उसको 5,000 टन कलेक्ट भी करना है मार्केट से, स्क्रैप, उसको रिसाइकलिंग करना है। तो ये सब चीज़ें अभी आ रही है धीरे धीरे करके, तो ये चीज़ें सारी रेगुलाइज हो जाएगी। ओके ओके। अंकल आपने एक इतना सक्सेसफुल टीम बनाया 500 से ज़्यादा लोगों का, जो 6 अलग अलग प्लांट्स में भी एफिशिएंटली काम कर रहे हैं जब आप यहाँ पर पुणे में बैठे हैं। व्हाट आर योर लीडरशिप प्रिंसिपल्स टू गाइड दिस टीम सर? कुछ एथिक्स हैं जो हमारे जैनिज़्म में भी हैं, कुछ चीज़ें जो हम नहीं करते। हमारी एक लाइन है जहाँ से नीचे हम नहीं जाते, कुछ चीज़ें ऐसे जहाँ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जैसे कि बिजनेस में एक एथिक्स हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। किसी का कोई गलत आपको लेना नहीं है, या किसी के साथ आपने गलत करना नहीं है। सो अगर आपकी लाइन क्लियर है तो फिर कोई इशू नहीं उसमें किसी तरह का भी। सो सबको पता है कि ये कंपनी एकदम फेयर बिजनेस करती है, ना कोई चोरी है, ना कोई इसमें टैक्स का कोई ऐसा मैनिपुलेशन है। सो एक बार आपने डिफाइन कर दिया और ये प्रिंसिपल आपने सेट कर दिया, फिर सबको वो फॉलो करना है। और सर एज अ लीडर किस तरह से आप आपके टीम को भी मोटिवेटेड रखते हो टू डू वेल? मैं खुद इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, इसलिए टीम तो मेरे साथ ही रहेगी हमेशा। नीयत साफ थी, इसलिए मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो मैं तो लोगों से ये कहता हूँ कि आप ये पुरुषार्थ और आपका किस्मत और ये सब चीज़ें बाद में आएगी, पहले आपका इंटेंशन ठीक होना चाहिए काम करने का। सो नीयत अगर आपकी साफ़ है तो बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिक आपके साथ आ जाती हैं। राइट सर।
सर कभी भी आपने बोला नियत का जो इम्पोर्टेंस है या नियत साफ हो तो बाकी सब अपने आप इन प्लेस फॉल करता है। सर ऐसा कोई भी सिचुएशन आपके साथ आया है कि आपको कोई टफ एथिकल डिलेमा फेस करना पड़े कि यार मेरे बिजनेस के लिए शायद ये बहुत अच्छा होगा लेकिन मेरा प्रिंसिपल इसको अलाउ नहीं कर रहा है? आता है, ऐसा ऐसा कई बार आता है, लेकिन हम लोग नहीं अलाउ करते उसको। जैसे कोई कि ऐसा ऐसे situation ऐसे बिजनेस बहुत सारे आते हैं हमारे पास जो हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हम आप देखें कि कोई ऐसा काम जैसे लिकर का बिजनेस है या चमड़े का बिजनेस, ऐसा कोई बिजनेस जो कि हमें अलाउ नहीं, हमारा हमारा रिलीजन अलाउ नहीं करता, वो हम नहीं करते, चाहे प्रॉफिट कितना भी हो उसके अंदर। तो ऐसी मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने छोड़ी भी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। सो ये एक प्रिंसिपल है कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, वो एथिकल हम करते हैं उसमें जहाँ पे हमें सेटिस्फेक्शन होता है। और सर आप ही के बिजनेस में कभी ऐसा हुआ है कि कस्टमर को खुश करने के लिए शायद कुछ आपके एथिक्स ना सपोर्ट करे वैसा करना पड़ा हो? ऐसा होता है कई बार इंसिडेंट, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। हमारा एक प्रिंसिपल है कि हम नहीं करते ये काम, इसी वजह से हम लोग सक्सेस हैं। कोई इसका इंसिडेंट अगर आप शेयर कर पाओ? जो जॉइंट वेंचर वो पार्टनर हैं, वो कई बार हमें कुछ कहते हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग नहीं करते। हमें लगता है कि ये करना चाहिए। सो वो भी अप्रिशिएट करते हैं बाद में उसको कि यस आपका कहना सही था। सो एक प्रिंसिपल हमने डिफाइन किए हुए हैं और वो प्रिंसिपल से काम अच्छा होता है। मैं मानता हूँ वहाँ तक लोगों को शॉर्ट टर्म अगर देखें तो हो सकता है कि उसमें फ़ायदा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर नुकसान ही रहता है उसमें। और वो मेरा एक्सपीरियंस है। सो लॉन्ग एंड फार साइटेड होना बहुत नेसेसरी है। वो भी है, ऑनेस्ट होना जरूरी है आपको। आपका विजन, आपके वो पार्टनर, हमारे बहुत सारे वो पार्टनर्स हैं जो अमेरिकन हैं, चाइनीज़ हैं, तो हमारी ऑनेस्टी उनके साथ में हमारे अगर देखें जॉइंट वेंचर हमारे 10 साल से चल रहे हैं, 15 साल चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की भी। सो इंटेंशन क्लियर है, उनको भी पता है कि यहाँ पे कोई ऐसा वो मैनिपुलेशन है नहीं। इसकी वजह से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और वो हमारे साथ में और बिजनेस उनकी तरफ से आते रहते हैं हमारे पास कि भाई ठीक है, वो पार्टनर इज़ ओके, देन दे विल गिव द मोर बिजनेस टू यू। काफ़ी बार बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए या बिजनेस में एक अलग एक्सपर्टीज़ लाने के लिए या कैपिटल के लिए या काफ़ी रीजंस के लिए हमें एक पार्टनर भी ऐड करना होता है बिजनेस में। समटाइम्स नॉट नेसेसरीली दैट योर ब्रदर इज ओनली योर पार्टनर, समटाइम्स यू ऑन बोर्ड सम वेरी थर्ड पर्सन। जैसे आपने बोला आपके भी आई थिंक चाइना या कहीं से भी कोई जर्मन पार्टनर भी, जर्मन पार्टनर है, अमेरिकन है। सो सर व्हाट ऑल डू यू सी इन अ पार्टनर बिफोर ऑनबोर्डिंग समवन एज अ पार्टनर? मैंने आपको बताया कि राइट पार्टनर का सिलेक्शन ही बहुत बड़ा है। अगर आपने सही पार्टनर सेलेक्ट कर लिया सो आपका 90% काम हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद अच्छे हैं तो आपको अच्छे पार्टनर मिल जाते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी क्या है वो स्टडी करनी चाहिए। राइट टेक्नोलॉजी, राइट पार्टनर वो आपको मिल जाते हैं। वो बड़े होते हैं, वो मोस्टली अगर देखें ओवरसीज़ तो वो काफ़ी बड़े होते हैं और उनको इंडिया में हाई रिस्क नज़र आता है। जैसे कि उनके बहुत सारे प्लांट जो थे, हमारे एक जर्मन पार्टनर हैं, उनके प्लांट कुछ चाइना में थे, उन्होंने बंद कर दिए वहाँ पे क्योंकि उनके अच्छे पार्टनर नहीं थे। इंडिया में हम लोग उनके साथ में काम कर रहे हैं 15 साल से। सो ऐसा भी होता है कि उनको इंडिया में अच्छा पार्टनर मिल जाता है, वो खुश होते हैं इस चीज़ के लिए। सो आपका इंटेंशन अच्छा है तो आपके पार्टनर भी आपको सपोर्ट करते हैं और बहुत सारी टेक्नोलॉजी आपको ला के दे सकते हैं इंडिया के अंदर में, जो हम करते हैं आज की डेट में। ओके सर एक बात बताइए कि बिजनेस लैंडस्केप ओवर द इयर्स कॉन्स्टेंटली चेंज होते जा रहा है, काफ़ी चेंजेस हर टाइप के बिजनेस में आए हैं। तो सर कोई ऐसा मेजर चैलेंज आपने फेस किया हो विद द चेंजिंग लैंडस्केप और किस तरह आपने उसको डिसरप्ट किया सर? मैंने आपको बताया कि चेंजेस बहुत आते हैं और एक ज़माने में ऐसा था कि वो पॉलीमर को, जैसे आपने बताया कि वो पॉलीमर के बारे में, प्लास्टिक के बारे में एक गलतफहमी थी। अभी रिसाइकल कंटेंट मटेरियल जो है वो अब मैंडेटरी होता जा रहा है। अगर कार बना रहा है, उसका बम्पर डैशबोर्ड बन रहा है तो उसमें 20% रिसाइकल यूज़ करना मैंडेटरी हो। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो अब ये रिसाइकल का वापस और सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में बहुत सारी चीज़ें भी शुरू हो गई हैं। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है सर? सर्कुलर इकोनॉमी इस आपका रिसाइकल ओके, जितना आप कलेक्ट कर सके उसमें। सो उससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि ये जितने OEM है अभी, जैसे टाटा, महिंद्रा या VW जो भी हैं, उनके सबके लिए ये मैंडेटरी हो गया है कि उनको 20% या 30% रिसाइकल कंटेंट यूज़ करना ही करना है हर एक मेटल में। तो ये चेंजेस हैं, ये चैलेंजेस हैं। उसको कैसे साइंटिफिक तरीके से कलेक्ट किया जाए, कलेक्ट करने वाले हमारे दूसरे पार्टनर होते हैं, वो कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसको टेस्ट करते हैं, फिर उसको कैसे यूज़ किया जाए। तो ये सब चीज़ें उसमें आती रहती है। तो चेंजेस काफ़ी होते हैं। दूसरा ये है कि अब जैसे कि VW जब यहाँ इंडिया में आया तो उनके फीचर कुछ और थे, मारुति के कुछ और थे। तो जब से VW इंडिया में आया तो उसने क्या किया कि उसने बताया कि हमारा कोई भी मटेरियल जो हम यूज़ करेंगे डैशबोर्ड में, उसमें स्क्रैच नहीं आना चाहिए, उसमें प्लास्टिक की स्मेल नहीं आनी चाहिए, ऑर्डर नहीं आना चाहिए, उसमें फॉगिंग नहीं आना चाहिए। ये बहुत सारे फीचर यहाँ पे आए जिसका नॉलेज हमें नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो काम करते थे वो तो वहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन आने वाले टाइम में ये सब फीचर आ गए। अब जितने भी OEM हैं वो सारी नई टेक्नोलॉजी के साथ ही काम कर रहे हैं। सो टाइम टू टाइम हमें क्या टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ता है, तब जा करके ये काम होता है। अब जैसे हम लोग एक स्टील टू प्लास्टिक रिप्लेसमेंट में काम कर रहे हैं,
तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ हम स्टील टू प्लास्टिक रिप्लेसमेंट करते हैं ताकि लाइट वेटिंग हो। आज की डेट में लाइट वेटिंग क्यों ज़रूरी है कि आपको ज़्यादा एवरेज चाहिए या इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं तो वहाँ पे आपको लाइट वेटिंग चाहिए, तो प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा हो रहा है लेकिन स्टील टू प्लास्टिक रिप्लेसमेंट हो रहा है। पेंट एलिमिनेशन, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हो जो पेंट हो रहे हैं उसको हम लोग ऐसा बना के देते हैं कि उनको पेंट नहीं करना पड़े। तो ये ऐसे बहुत सारे चैलेंज आ रहे थे, उनकी डिमांड भी मतलब वो कस्टमर की डिमांड भी है वो बढ़ती जाती है, हमेशा उनके एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ते हैं, उसको हम लोग मतलब फुलफिल करते हैं। उसके लिए बहुत सारे जॉइंट वेंचर हमने किए हुए हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी बोरो करते हैं, तो इस तरह से इसमें ये बिजनेस चलता है। राइट। आपके हु इज़ योर कस्टमर अंकल? कौन आपके? नेम एनीवन, टाटा, महिंद्रा, VW, फोर्ड, GM, सो ऑल कार? मारुति और कार मैन्युफैक्चर। इसीलिए हम प्लांट हमारे जहाँ पर भी हैं वो OEM के पास में है, जैसे मानेसर में है, गुजरात में है। सर खाली जिसको नहीं पता हो OEM क्या होता है? OEM मतलब आप ये समझ लीजिए जैसे टाटा है, जो कार मैन्युफैक्चर है या स्कूटर मैन्युफैक्चर है, जैसे बजाज है, ये सारे हमारे कस्टमर हैं बेसिकली, उनको हम OEM कहते हैं, कस्टमर, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। ओके, यस। आपने टाटाज के साथ में आपका डील चलता रहेगा काफ़ी। टाटा आपका ओपिनियन टाटा का एज अ कंपनी क्या है सर? हाउ टाटा दे का आर वर्किंग? कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या, टाटा ने हमें मतलब बहुत कुछ सिखाया है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑनेस्टी की बात करें तो उनके अपने कोड ऑफ कंडक्ट हैं, तो उसी कोड ऑफ कंडक्ट में आपको काम करना है। आप किसी को गिफ्ट नहीं दे सकते, आप किसी को, ये सब चीज़ें टाटा में हैं और वही हमने अडोप्ट की है। टाटा इज वेरी फर्म ऑन देयर। टाटा इज फर्म। डू यू कंसिडर श्री रतन टाटा जी एज एन इंस्पिरेशन इन सम वे? व्हाई नॉट, ऑलवेज। व्हाट ऑल अबाउट हिम सर? सी सीखना ये चाहिए कि एक डेडिकेशन और एक विज़न क्या होना चाहिए आदमी का और किस लेवल तक जाना चाहिए, और दूसरा ये कि हमने छोड़ना सीखना चाहिए कि कैसे उन्होंने छोड़ा है इस सब चीज़ों को। आज की डेट में पूरा एक ट्रस्ट चलाता है या पूरा टाटा सन्स चलाता है, वो कहीं पर भी नहीं है। सो इट्स ए बिग थिंग, इट्स नॉट ईजी राइट कि आप मतलब किसी पोस्ट से आप रिटायर हो रहे हैं उसके बाद में सब प्रोफेशनल चला रहे हैं उसको। सर व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन मल्टीपल इनकम फील्ड्स के? आज कोई भी बंदा खाली एक बिजनेस चला रहा है या कहीं जॉब भी कर रहा है, आजकल काफ़ी ऐसा बोलने में आता है दैट यू कैन नॉट रिलाई ऑन वन इनकम सोर्स, यू हैव टू हैव 4 to 5 इनकम सोर्सेज। हमारे पास में मतलब बहुत सारे बिजनेस है जो हम करते हैं। पॉलीमर का एक बिज़नेस हो गया, हमारी जो मतलब पेरेंट कंपनी है जो कि पॉलीमर का बिज़नेस करती है। हमारी कंपनी इको एयर, जो इंडस्ट्रियल कूलिंग में आपने बड़े फ़ैन देखे होंगे जो एयरपोर्ट वगैरह पे, वो हम बनाते हैं। तो हमारी कंपनी जो कूलर से लेकर के फ़ैन तक बनाती है, तो वो एक कंपनी है। ऐसी बहुत सारी कंपनी, एक हमारी APPL गोर है जो जॉइंट वेंचर है हमारा कि जर्मनी के साथ में, वो शीट बनाती है। सब जगह प्लास्टिक है, पॉलीमर सब जगह पे है, लेकिन वो उसके प्रोडक्ट अलग हैं। हम ग्रेनुल्स बनाते हैं, मान लीजिए ग्रेनुल्स हम सप्लाई करते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं। तो ऐसी मतलब बहुत सारी कंपनियाँ जहाँ पे अलग अलग बिजनेस हमने डेवलप किए हैं। वो वर्टिकल अगर देखें तो सेपरेटली काम करते हैं, एक प्रोफेशनली मैनेज्ड है वो सारा का सारा। सो APPL इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज? यस, APPL इज इन्वेस्टर बेसिकली। ओके, APPL अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करता है और APPL के साथ में वो जो है वो हमारी ग्रुप कंपनीज हैं, हम इन्वेस्टर हैं एंड सम प्रोफेशनल मैनेजिंग। दैट्स नाइस सर। किसी भी कंट्री में बिजनेस करने के लिए द गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउ यू कैन अडेप्ट टू देम। सो व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन द गवर्नमेंट रेगुलेशंस इन अभी इंडिया? तो बहुत अच्छा हो गया है एक्चुअली। एक ज़माना ऐसा था हमारा, जब हम लोग बिज़नेस करते थे तो हमारी पूरी लाइफ सेल टैक्स और एक्साइज में चली जाती थी, हमारा बहुत सारा टाइम। अभी GST आने के बाद में आप लोग यंगस्टर जो हैं उनके लिए तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा है कि आप टैक्स पे करो, सीधा बिजनेस करो और कोई इशू नहीं है। नहीं तो एक ज़माने में सेल टैक्स और एक्साइज से हम ऊपर नहीं आते थे। सो ये एक राइट टाइम है जहाँ पे इंडस्ट्री के लिए खास करके कि ये सारी हेडेक अभी ख़त्म हो गई है। सो GST इज अ वेरी गुड डिसीजन। GST इज गुड डिसीजन। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि आपको टैक्स पे करना है और चीज़ें रेगुलाइज हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ आपको क्या मैनिपुलेशन आप कर रहे हैं, 2 नंबर 1 नंबर सब चलता है, वो धंधा भी ख़त्म हो गया। सो वो बेटर ये है कि आप सीधा काम करें, टैक्स पे करें, कंट्री को सपोर्ट करें, दैट्स ऑल। 2014 के पहले और 2014 के बाद GST के अलावा और क्या क्या ऐसे फ़र्क आपको दिखते हैं विच यू फील आर वेरी गुड डिसीजंस फॉर द बिजनेसमैन ऑफ द कंट्री? 2014 के बाद में जब से नोटबंदी हुई है उसके बाद में एक बात तो सही हुई है कि ज़्यादातर आपका जो बिज़नेस है वो रेगुलाइज हो गया। जितने भी हमारे पास में ऐसे लोग थे या हमारे सामने जो मतलब कम्पीट करते थे, जो 2 नंबर 1 नंबर करते थे या अनऑर्गेनाइज्ड थे, वो सारे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। सो अभी जो प्रॉपर काम कर रहा है, जो सही तरीके से काम कर रहा है, वही सर्वाइव कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। नोटबंदी में आपको? नहीं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इंडस्ट्री वालों को फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास कैश होता ही नहीं है। ओके सर,
आपके कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में क्या आप कुछ शेयर कर पाएंगे कि आज कितना आपका एक्सपेंडेड है? अभी हमारा जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ का है और नेक्स्ट ईयर हम लोग अभी IPO के लिए जा रहे हैं, अभी एक्सपेंड भी कर रहे हैं। तो कुछ मतलब बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी हम कर रहे हैं, अपने रॉ मटेरियल को हम कैसे बनाएं उसके लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन के हमने कुछ 100 एकड़ लैंड लिया दहेज के अंदर में, गुजरात में। सो वहाँ पे अभी बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए काम करेंगे, उसके लिए हम अभी IPO लॉन्च करेंगे। ओके, क्या रेट पे आप IPO प्लान कर अभी रहे हो? ऐसा कोई डिसाइड नहीं प्लान्स हो रहे हैं? प्लान्स अभी हो रहा है। कभी ये IPO हम देख पाएंगे सर? इस साल का प्लान तो था एक्चुअली, थोड़ा सा लेट हुआ है, अभी नेक्स्ट ईयर करेंगे इसको, ओके फर्स्ट क्वार्टर में। सर, इंडिया में IPO लॉन्च करना कितना इजी है? क्या रेगुलेशंस है? अगर आपका प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है और बिजनेस आपका सेट है तो कोई इशू नहीं है, और आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है वो क्लियरिटी होनी चाहिए आपको। जैसे मैंने बताया कि मैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने वाला हूँ, सो इट्स अ बिग प्लान, सो उसमें कोई इशू नहीं है। बट IPO के लिए आपको रजिस्टर करवाने के लिए एज अ कंपनी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए सर? सिंपल है, आपके बुक्स ठीक होनी चाहिए, आपकी बैलेंस शीट ठीक होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें आपको रेगुलेट करनी है। नो मैनिपुलेशन। No manipulation. Yes. Sir, what are your future aspirations with APPL? 5 years down the line, 10 years down the line? नहीं, मेरा मानना ये है कि मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि कंपनी का टर्नओवर एटलीस्ट $1 बिलियन का होना चाहिए, जो हम 2025 या 2026 तक अचीव कर लेंगे, ऐसा हमारा आइडिया। क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ रहा है भाई। हमारा एक प्लांट जो है दहेज में, वो SEZ है गुजरात में, जो एक्सपोर्ट के लिए है, तो हमारा एक्सपोर्ट भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो आने वाले टाइम में हम लोग $1 बिलियन की तरफ जा रहे हैं, वो हमारा टारगेट है बेसिकली। $1 million by 2025? बिलियन $1 billion by 2025? 25 और 26 में भी। That's nice. That's nice. सर, एक बात बताइए, CSR पे आपके क्या थॉट्स है और आपका उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है? CSR तो हमारे लिए कंपलसरी है। Correct. CSR में वो करना ही होता है इंडस्ट्री के अंदर में। सो 2% ऑफ द प्रॉफिट वी हैव टू स्पेंड फॉर CSR। CSR में ऐसे बहुत सारे मेडिकल, अगर देखें मेडिकल या एजुकेशन के अंदर हम लोग देते रहते हैं मोस्टली। सो वो हमारे पास ऑलरेडी प्लान किया हुआ है CSR में कहाँ करना चाहिए। क्या क्या आपके कंपनी के CSR इन्वॉल्वमेंट्स, इफ यू कैन शेयर? कुछ हम एजुकेशन के लिए करते हैं, जो अपने जहाँ जहाँ हमारे प्लांट है वहाँ पे लोकल जो बॉडीज़ होती हैं, ग्राम पंचायत वगैरह, वहाँ पे हम लोग उसको डोनेट करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे जैसे विलेज वगैरह, अगर वो मेरा नेटिव आप देखा तो वहाँ मैं कुछ करता हूँ। ऐसे करके CSR हमारा ऑलमोस्ट यूटिलाइज हो जाता है। काफ़ी अच्छा था अंकल, आपने शेयर किया जैसे एजुकेशन में, हेल्थ केयर में आपकी कंपनी थोड़ा जो भी इन योर कैपेसिटी काफ़ी हेल्प कर रही है। उसके अलावा सर, एनी रिलीजियस वर्क और एनी डू यू बिलीव इन बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स और सच थिंग्स ऑल्सो? नहीं, हमने किया एक, फॉर्चुनेटली एक हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई जहाँ पे एक हमने मंदिर बनाया है। ये मंदिर जो है मेरे नेटिव प्लेस में है, जहाँ पे भंडार करके एक जगह है जीरावला के पास में। सो वो मंदिर जब मतलब बनाने के लिए भगवान ने मुझे सिलेक्ट किया, तो उस टाइम मुझे लगता था कि मंदिर बनाने की कोई बड़ी बात नहीं है। ये मूर्ति दुनिया में एक ही मूर्ति है जो कि 35 टन की है पंचधातु में, 14 फीट वो पद्मासन में मतलब बैठे हुए हैं उनका, और वो मंदिर जो है वो 160 फीट पे धजा है उसकी। ओह वाव। सो ये 16 मंजिला वो मंदिर है अगर देखा जाए तो ये जब क्या अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, तो शायद मुझे एक निमित्त मात्रा में था कि मुझे ये करना था। तो वो 15 साल लगे हमको उसको बनाने में। पर दुनिया में ये मंदिर एक अकेला मंदिर है जहाँ पे इस टाइप की मूर्ति आपको मिलेगी। और मैं तो यही कहता हूँ कि शायद वो भगवान ने मेरे पे मेहरबानी की कि ये काम मुझे दिया। वो खाली मंदिर नहीं है, वहाँ पे साथ में धर्मशाला, भोजनशाला भी है, और वहाँ पे और भी अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे हम गौशाला या कुछ के एजुकेशन के लिए या वो मेडिकल के लिए भी कुछ कर पाएँ। तो काफ़ी बड़ी जगह में हमने ये किया हुआ है। तो वहाँ पे एक कैंपस बनाया पूरा, उसमें ये सारी चीज़ें भी आने वाली है आने वाले टाइम में। वो भी काम चल रहा है, वो 15 साल से भी चल रहा था, अभी और 5-10 साल काम चलेगा वो। रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सर। आपकी ये जो इतनी लॉन्ग जर्नी एज एन एंटरप्रेन्योर ऑफ ओवर 30 इयर्स रही है, राइट फ्रॉम अ जॉब to shifting to a business, to actually making a corporate, to expanding, to soon reaching a $1 billion revenue. If I ask you your top 5 learnings of your 30 years, if you can share. मैंने ये देखा है कि पहले तो आपको फ्रिक्वेंटली अपनी लाइन चेंज नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा फेलियर आ गया तो आपने लाइन चेंज कर दी, नंबर 1। नंबर 2, आप राइट डायरेक्शन में चलते जाइए। नियत और इंटेंशन ठीक है तो किसी तरह का कोई इशू नहीं है। ओके। और सब चीज़ें आपके साथ में आएगी डेफिनेटली। लर्निंग ऐसी है कि क्योंकि हमारी कम्युनिटी है वो ट्रेडिंग कम्युनिटी ज़्यादा है। इंडस्ट्री से लोग बहुत डरते हैं कि इंडस्ट्री में, जैसे आपने बहुत सारे सवाल पूछे मेरे से, उसमें टैक्स भी है और ये सब चीज़ें आती है। लेकिन इंडस्ट्री फ्यूचर है, ट्रेडिंग आपकी फ्यूचर नहीं हो सकती।
और ट्रेडिंग में एक लिमिट है आपकी, एक लिमिट से बाहर आप नहीं जा सकते। Right. इंडस्ट्री के पास कोई लिमिट नहीं, आप इंडस्ट्री में कितना भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम किस तरह की। सो इंडस्ट्री इज़ द राइट फ्यूचर। सर, हाउ डिड कोविड चेंज थिंग्स फॉर यू? कोविड से हमें फ़ायदा हुआ एक्चुअली। ओके। कोविड का क्या था बेसिकली कि बहुत सारे हमारे कंप्यूटर जो थे, चाइनीज़ थे, कोरियन थे, या जो जैपनीज़ थे, उनके लिए डिफ़िकल्ट था यहाँ पे इंडिया के अंदर सर्वाइव करना। सो हमने उसका फ़ायदा उठाया क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्सपेंड कर दिया था, हमारी कैपेसिटी बहुत बड़ी थी, तो वो सारी शिफ्टिंग हमारे पास हुई। तो आज की डेट में हमारे साथ कोई ज़्यादा कंपटीशन है नहीं। जितने भी लोग थे वो कोविड में ऑलमोस्ट निकल गए बाहर, तो हम सस्टेन कर गए। तो इसी वजह से हम कंपनी हमारी लार्जेस्ट हो पाई। सो ये एक फ़ायदा। ठीक है, कोविड के टाइम में बहुत सारे लॉसेज भी हुए, हमें भी हुए, लेकिन एक कोविड का था कि उसमें अपॉर्चुनिटी ये थी कि हमारे जितने कंप्यूटर थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो वो एक डिफ़िकल्ट था उनके लिए, हमारे लिए अच्छा रहा वो। दैट इज इट। What is the one most important responsibility or factor of an entrepreneur? मैंने आपको बताया कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास में, एक स्टेज के बाद में आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक स्टेज आपकी आ जाती है, फिर आप वो पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता जितना कि आपको सेटिस्फेक्शन, न्यू इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजी। आने वाली जनरेशन जो है उसको नई टेक्नोलॉजी चाहिए, नई इनोवेशन चाहिए। पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पैसा एक बाय प्रोडक्ट है, वो फिर अपने आप आता रहता है आपको उसमें। सो एंटरप्रेन्योर को हमेशा आगे जाना चाहिए। एंटरप्रेन्योर कहीं ब्रेक नहीं लगा सकता। बहुत सारे लोग कहते होंगे यार क्या जरूरत है आपको करने की, आपकी 6 फैक्ट्रियाँ होगी अभी और क्या जरूरत है आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। आने वाले टाइम में आपको ग्लोबल बनता है, आपको ओवरसीज में प्लांट लगाने हैं। सो ये सब चीज़ें आपको टाइम टू टाइम करनी पड़ती है। सो हम भी करने वाले हो। अंकल, आपके हिसाब से what are your thoughts on spirituality or that element of life? वो सबसे पहले है, मैंने आपको बताया कि कोई भी काम आप अगर ऑनेस्टी से और सही डायरेक्शन में करते हैं तो ये सब चीज़ें आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। जब कोई गलत काम आपने करना ही नहीं है, गलत चीज़ें आपने कुछ करना ही नहीं है, तो फिर उसमें आपको कहीं पर भी किसी तरह का थॉट ही ऐसा नहीं आता कि जहाँ कुछ आप गलत काम करें। तो वो तो हमेशा अपने एक आध्यात्मिक चीज़ अपने अंदर रहती है हमेशा। और कमाया हुआ पैसा अगर आपका सही है तो फिर आपको कोई इशू नहीं। राइट। अंकल, एज वी कम टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, कोई भी आपके हिसाब से एज ए लास्ट मैसेज के आप व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? व्यूअर्स को मैं खास करके यंगस्टर को कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्री इज़ द फ्यूचर। सही इंटेंशन, सही तरीके से अगर आप इंडस्ट्री लगाएं और इंडस्ट्री में अगर आप काम करें तो टाइम लग सकता है 2-3 साल का, लेकिन अल्टीमेटली उसमें बहुत ज़्यादा आपको वो बेनिफिट्स होगा। अगर कंपेयर करें हम ट्रेडिंग बिजनेस से किसी और से, तो ये एक फ्यूचर है जहाँ पे आपको काम करना चाहिए। यंगस्टर को खास करके इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। सर, आपने जो इतना ग्रोथ किया, इतना आगे तक पहुँचे हो, क्या आप आपके सक्सेस का क्रेडिट किसी मेंटर को देना चाहोगे? आपके हिसाब से मेंटरशिप का क्या वैल्यू है सर? मेंटरशिप से ज़्यादा मैंने आपको बताया कि आपके एथिक्स, आपकी इंटेंशन, नीयत आपकी बहुत साफ़ होनी चाहिए। मेरे फादर ने मुझे हमेशा सिखाया है कि सही नीयत से काम करो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो समाज का काम हो, कोई भी काम हो, आप अच्छे इंटेंशन से करोगे, अच्छे नीयत से करोगे तो आपको भगवान भी सहाय करेंगे। राइट। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जो हमको समझना चाहिए। पहले ही हम दिमाग में लेके चले कि यार किसी पार्टनर को हमको डुबाना है या किसी पार्टनर का हमें कुछ गलत करना है, तो वो नहीं हो सकता है। अल्टीमेटली आप ही नुकसान रहते हैं उसमें। तो इंटेंशन क्लियर रखें, बाकी सब ठीक हो जाएगा। राइट, राइट। थैंक यू सो मच। आई थिंक काफ़ी कुछ आज हमें सीखने मिला आपकी जर्नी से। एंड मेनली आई थिंक इफ़ आई एम आस्क्ड, आई टेक 2 थिंग्स अलोंग। एक तो जो आपने बोला कि आपकी फील्ड को पकड़े रखो। कभी ऐसा भी हो सकता है कि साल, 2 साल, 3 साल तक अगर आपको लगे कि आपको नहीं मिल रहा है प्रॉफिट्स इसमें, मगर फिर भी अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मैं इसमें कर पाऊंगा, तो डोंट चेंज योर फील्ड इफ़ यू डोंट गेट फ्रीक्वेंटली एंड इफ़ यू डोंट सी दैट सक्सेस in few days. Yes. इंडस्ट्री में यही है कि 2-3 साल लगते हैं कम से कम। Correct. You have to hold on to it. Yes. And second, your values and your honesty has to be the base of your long term के लिए। long term के लिए. Yes. So thank you so much for all your insights today. Do share in the comments what you like the most and subscribe to our channel for more such content.